नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की सरकार सत्ता की कुर्सी मेवाड़ के रास्ते ही मिलती है, चाहे वो राजनीतिक दल कोई भी हो। बीजेपी इस बार इस तथ्य को, इस हकीकत को एक बार फिर से सच साबित करना चाहती है, क्योंकि 2018 की जो सरकार है, वो दरअसल मेवाड़ में भले ही उसे सफलता ना मिली हो, लेकिन उसके बाद भी अशोक गहलोत ने कांग्रेस की सरकार बनाई। इस बार बीजेपी देश के प्रधानमंत्री को दूसरी और तीसरी बार यहां पर उदयपुर संभाग में लेकर आ रही हैं। आज देश के प्रधानमंत्री बस कुछ ही देर में उदयपुर आकर राजस्थान की जनता को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 7 गारंटीज के बदले कुछ अपनी गारंटीज का वादा करेंगे, दावा करेंगे, सरकार की योजनाएं बताएंगे और क्या कुछ कहेंगे मेवाड़ आकर। मेवाड़ की कुल 28 सीट पर क्या है इस वक्त का समीकरण? नामांकन वापस ले लिए गए हैं जिनको लेना था और अब मैदान पूरी तरह सज चुका है। इस मैदान में कितने खिलाड़ी जो हैं बीजेपी के, वो मेवाड़ की धरा से जीत हासिल करेंगे? कितनों को शिकस्त मिलेगी? कांग्रेस के खाते में कितनी सीट आएगी? जो इस वक्त का राजनीतिक समीकरण है वहां का, वो क्या कहता है? अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ भीमराज जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। कृष्ण कुमार जी हैं, बीजेपी से। योगेंद्र गुप्ता हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुनीश अरोड़ा जी हैं, जो कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं उदयपुर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश शर्मा जी, मेवाड़ की 28 जो सीट है, उस पर आज मोटा मोटी जो आपको इस वक्त जयपुर में बैठकर दिख रही है, वो क्या बता रही है? डॉक्टर मीना जी, ये मेवाड़ का इलाका बेसिकली तो ये एक ज़माने में कांग्रेस का था और कांग्रेस बिल्कुल। का शासन यहाँ से चलता था, हम्म। ऐसी हालत में। लेकिन पिछले 2-3 चुनावों से इस पर कब्जा कर लिया था बीजेपी ने। हम्म। बीजेपी के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया इस इलाके के लीडर होते थे और वो बांसवाड़ा डूंगरपुर से लेके चित्तौड़गढ़ तक, सारे भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ तक सभी जगह पर अपने प्रभाव से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते थे। तो एक टाइम पर था जब मेवाड़ की 28 सीटों में से करीब 19 सीटें या शायद 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की थी। पिछले बार ये हुआ कि एक और छोटा पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल उधर से निकला है, जो ट्राइबल उनके बीच में है। एक और उसमें भी नया ट्राइबल दल बन गया है, आरआर के नाम से उसका शायद मशहूर है वो। तो इस तरीके से 2 मुख्य धारा की पॉलिटिकल पार्टियाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इसके साथ-साथ 2 छोटी पार्टियाँ भी हैं और कम्युनिस्ट पार्टी भी कहीं-कहीं पर अपना वहाँ पर रोल प्ले करती है। मैं समझता हूँ इस बार जो है आरएलपी और आम आदमी पार्टी और मायावती जी की जो पार्टी है, वो भी इस बार मैदान में उतरने वाले हैं। तो उनके कैंडिडेट क्या रोल प्ले करेंगे, किसको काटेंगे, किसको जोड़ेंगे, ये मेरे समझ में नहीं आता। क्योंकि अभी तक उनका रोल देखा नहीं गया है, पर्टिकुलरली किसी एक इलाके में कि आम आदमी पार्टी कितना अपना कैडर बना पाई है, कितना वोटर्स के बीच में प्रभाव जमा चुकी है, ये वो। तो वो पहली बार ऐसा लगेगा राजस्थान में कि आम आदमी पार्टी को कितना वोट मिलता है, ये देखने को मिलेगा। तो जी। राजस्थान में जो है मेवाड़ का इलाका सत्ता के बहुत नज़दीक रहा है, सत्ता के काफ़ी। आपको ध्यान होगा कि सुखाड़िया जी जो है, जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा राजस्थान पे राज किया, वो इसी इलाके से आते थे। और उसके बाद कैबिनेट में बहुत ही कद्दावर नेता गुलाब सिंह शेखावत जैसे इस इलाके से होते थे कांग्रेस के। बहुत सारे बड़े लीडर्स जो हैं वो इसी इलाके से आते थे। ऐसी सूरत में मेवाड़ में अब जो रिज़ल्ट आएँगे, वो रिज़ल्ट बहुत महत्वपूर्ण होंगे और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का भी जो परीक्षण हो जाएगा इस चुनाव में कि वो कितना यहाँ पर ज़ोर रखती है, कितना ज़ोर नहीं रखती। जी। तो गुलाब सिंह शेखावत जी, जिनका आपने जिक्र किया, उनकी पुत्रवधू है। सुखाड़िया परिवार से कोई अब ऐसा चेहरा है नहीं
गुलाब चंद कटारिया आसाम चले गए, उसके बाद बीजेपी की राजनीति में वहां पर कितना फर्क पड़ रहा है। मुनीश अरोड़ा जी हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हैं। मुनीश जी, प्रीति शक्तावत के सामने बगावती एक और भाभी जी भी मैदान में हैं, कहा जा रहा है उनको भी वहां पर बहुत जो है आज नामांकन के आखिरी दिन वहां पर आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? वल्लभ नगर की आप बात कर रही हैं, गुलाब सिंह शक्तावत की पुत्र वधू और जो पूर्व एमएलए थे गजेंद्र सिंह शक्तावत, उनकी बहू है वो। और रणधीर सिंह जी भिंडर, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी का पार्ट हुआ करते थे, उनकी वाइफ अब वहां से लड़ रही है चुनाव। ट्रायंगल हो गया है इलेक्शन वहां पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी उतार दिया है अपना का डांगी को। तो जो ये डांगे भी पहले आरएलपी थे, आरएलपी से एकदम से जंप मारा के इनको यहाँ लाया गया है। तो वल्लभ नगर का सीट काफी ट्रायंगल है। भिंडर का अपना बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र है, भिंडर वहां के रहने वाले हैं। और मैंने वल्लभ नगर को आज से करीब 6-7 इलेक्शन पहले से कवर किया हुआ है। हालत वहां के बहुत ही तनावपूर्ण रहते हैं। एक बार का किस्सा मैं आपको बताता हूँ। गुलाब सिंह शक्तावत का जो ये लड़का है, जब वो गृह मंत्री थे, गजेंद्र सिंह शक्तावत जिनकी ये पुत्र वधू है, वहां इतनी तनातनाई हो गई थी, अगर हम पत्रकार नहीं होते तो शायद आग भी लग जाती। वो पत्रकार हमारे पीआरओ थे पवन शर्मा, उन्होंने बिल्कुल उस आग को बुझाया था और काफी ठंडा किया था। आरएसएस का भी अपना बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र है। प्रीति शक्तावत ने हालांकि काम किया है। प्रीति शक्तावत अशोक गहलोत से जुड़ी हुई है, अशोक गहलोत की मानी जाती है। बाकी सीपी जोशी का भी वहां पे प्रभाव है, जो विधानसभा अध्यक्ष है। और जो ट्रायंगल फाइट होगी उसमें नेचुरली अब ये डिपेंड करता है कि धनबल और भुजबल ये कितना काम करता है, वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा उस पर। एक वल्लभ नगर की बात हुई। वल्लभ नगर के अलावा अगर हम पूरे उदयपुर की 28 सीट पर देखते हैं तो और समीकरण वहां के क्या बता रहे हैं? आज प्रधानमंत्री के आने से पहले मंच पर किस तरह की तस्वीर हमें दिखने वाली है? और इसके साथ साथ जो बगावत थी वहां पर, उसमें आज नामांकन के आखिरी दिन कितना फर्क आपने देखा? कितने लोगों को शांत कर पाई ये पार्टी? मेरे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी, जो दामोदर जी अग्रवाल है, जो ये 28 सीटें देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल शाम को। उसमें मैं था और मैंने उनसे पूछा भी था कि आप, तो उन्होंने घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बगावती आज शाम 3 बजे बाद चुनाव में नहीं रहेगा। अभी पूरे रिजल्ट मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं खुद प्रधानमंत्री की यात्रा में जाने वाला था, मगर आपकी कॉल आ गई तो मैंने वो प्रोग्राम छोड़ा है। और जहां तक 28 सीटों की बात है, चित्तौड़ के अंदर हालत आकिया जी के रहने से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दी है पंजाब इसके भारतीय जनता पार्टी की। राजसमंद में दीप्ति महेश्वरी को लेकर के जो हालात बने हुए हैं, हो सकता है कि उनका नामांकन आगे पीछे या चुनाव के बाद भी खारिज हो, क्योंकि आज उनके खिलाफ 156(3) की एक एप्लीकेशन भी लग चुकी है, हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन लग चुकी है। उनके पास 2 वोटर कार्ड मिले हैं, एक उदयपुर का और एक राजसमंद का। और जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है उसमें जो स्टैम्प पेपर यूज किए गए वो उदयपुर के हैं, और उनमें से भी 2 स्टैम्प पेपर जो है वो उन्होंने खुद ने नहीं खरीदे, उनके किसी सत्यनारायण जी ने खरीदे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त तक भी ये खबर जा रही है कि इनका नामांकन रद्द किया जाए। रही बांसवाड़ा और डूंगरपुर की बात, तो बांसवाड़ा में 2 मंत्री अशोक गहलोत के हैं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय और अर्जुन बामनिया। वहां भी फाइटिंग तो है, मगर बीटीपी से भी, जो जब बीटीपी बनी थी तब से मैंने उसके जो अध्यक्ष उनसे बात की है, और बाप से जो उसमें से पार्ट, क्योंकि बीटीपी के ही 2 एमएलए अशोक गहलोत के पास चले गए थे और उन्होंने ही अलग होकर बाप का निर्माण किया है। तो ट्रायंगल फाइट तो पूरे ट्राइबल एरिया में है, मगर फिर भी कांग्रेस क्योंकि अपनी योजनाओं को लेके आई है बहुत ज्यादा, तो उसका कुछ असर तो वहां पे है। जी, तो बीटीपी का असर आप वहां पर देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बगावत है, वो बगावत आपने बताया कि दावा किया गया था, लेकिन उस दावे की सच्चाई क्या है हम समझेंगे। जो बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे उनसे।
योगेंद्र गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले महेश शर्मा जी। महेश जी, उदयपुर, मेवाड़, अपना एक मेवाड़ का जो इतिहास रहा है और अब पूरा उदयपुर संभाग जो है, वहां पर प्रधानमंत्री का जितना फोकस है, इससे पहले एक के बाद एक यात्राएं राज्य के मुख्यमंत्री भी लगातार कर चुके हैं। कैबिनेट मंत्रियों का जिक्र यहाँ पर मुनीश अरोड़ा जी ने किया है। तो कितना मुकाबला जो है वो आप कैसा देख रहे हैं? मुकाबले में कितनी जो है वो मतलब जबरदस्त जिसको बोलते हैं टक्कर है, या फिर प्रधानमंत्री के आने से कोई बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री ने पहले जब पहली यात्रा, इससे पहले की जो यात्रा थी, उन्होंने पहली बार गारंटी शब्द का प्रयोग किया कि मोदी मीन्स गारंटी, और इसके बाद में कांग्रेस ने इसको लिफ्ट करके अपनी 7 गारंटियों की सूची पेश कर दी। एक तो ये मतलब ये जो जिस तरह से ना गारंटी वर्सेस गारंटी, गहलोत वर्सेस मोदी, भाजपा मतलब क्या कहता है, ये कमल का फूल कह दे या पंजा, जो भी कह दीजिए, ये वाली जो चीजें, सिचुएशन बराबर की है। राहुल गांधी भी आ चुके वहां पे, तो मतलब ये है कि माहौल को बहुत अच्छी तरह से गरमा दिया गया है। मेवाड़ की भूमि इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी कि गुलाब चंद जी कटारिया जैसे व्यक्तित्व तो अब नहीं है वहां से, लेकिन उनके जो अनुयायी है वगैरह वो सक्रिय तो हुई। अब अगर मैं ये देखूं कि इसे उदयपुर के मेवाड़ के जो है पूरा संभाग, उसमें उत्तरी मध्य और क्या दक्षिणी, इन तीनों भागों में भाग करता हूं, तो इन तीनों में कहीं ना कहीं बगावत भी है, तो दूसरी पार्टियां भी खड़ी हो रही है। आप पार्टी है या और दूसरी जो जितनी भी लोकतांत्रिक पार्टी या आरएलपी है, और इसके अलावा दूसरी जो पार्टियां हैं, तो वो ट्रायंगल फाइट करने जा रही है। ये पहली बार होगा कि उसमें अधिकांश सीटें ट्राइबल फाइट की ट्रायंगल फाइट में जाने वाली है। परिणाम किधर भी आ सकता है। जो भाजपा का जो है उसमें दो चीजें हैं, एक तो इसमें मेवाड़ का राजघराना कितना महत्व रखता है, कितना प्ले करता है, उसका कितना व्यक्तित्व, ये भी एक देखने की बात हो, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस बार भाजपा ने महाराणा के परिवार के सदस्यों को भी जो टिकट दिया है, तो इसका भी प्रभाव कितना भी इम्प्लीमेंटेशन होता है। और जो अगर मध्य में, जैसे उत्तरी भाग में कांग्रेस का ज्यादा प्रभाव नजर आता है, वही बगावत बीजेपी में नजर आ रही है शाहपुरा की साइड में। शाहपुरा में जहाँ कैलाश मेघवाल और मतलब क्या कहते हैं जो बीजेपी की जो पार्टी है, तो उसमें मतलब कांग्रेस की अच्छी पोजीशन बता रहे हैं। लेकिन जो अगर मध्य की बात हो रही है, तो मध्य में एक तरह से ट्रेंगुलर फाइट चारों हो रही है। और जैसे कि आपने अभी जो मेवाड़ के जो संवाददाता हैं, उन्होंने बताया कि मतलब क्या कहते हैं प्रीति माहेश्वरी वगैरह इस तरह की जो बातें हो रही है, जो जिस तरह की चुनावी जो दस्तावेजों को लेकर के जो कभी भी अनिश्चितता हो रही है, तो ये काफी प्ले कर सकती हैं। और अगर आदिवासी क्षेत्र में जो दक्षिण का जो क्षेत्र है, वहां पे बीटीपी पार्टी का और भी उदय जो है, वो दोनों पार्टियों के लिए संकट की स्थिति बनाता है। और वो पहले के चुनाव में भी 2 सीटें आई थी, और जो जहां वो हारी थी, तो वो सेकंड नंबर पोजीशन पे थी। तो वो उन्होंने एक अपना एक भीलिस्तान का एक जो है, जो मध्य प्रदेश और गुजरात और राजस्थान, इन तीनों का मिला जुला एक मतलब क्या कहता है एरिया जो ट्राइबल है, उसमें एक भीलिस्तान की जो मांग हुई थी, उसको लेकर के वो बीटीपी जो है वो पहले आंदोलित रही है, और वो अपना माहौल उसने काफी कुछ प्रभाव किया है। अब इसके लिए जो अगर मुख्यमंत्री का उन्होंने जो स्मारक बनाने की बात कही थी आदिवासी क्षेत्र में, मानगढ़ धाम वाला जो मामला है, वो कितना प्ले करता है, एक तो ये चीज है। और दूसरा है कि इस मानगढ़ धाम के लिए क्या मालूम इसमें भाषण में क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं, अब क्या उसको किस रूप में लेंगे। लेकिन इस बार मेवाड़ के जो परिणाम आने वाले हैं, वो अनिश्चितता और चौंकाने वाली भी हो सकते हैं। जब बीजेपी की संभावना है, वहां कांग्रेस जीत जाता है, और कांग्रेस जीत जाए वहां बीजेपी जीत जाए,
तो ये इस तरह की मतलब अनिश्चितता का कह सकता हूँ। बड़ी अनिश्चितता की स्थिति है। कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जिसमें तस्वीर साफ दिखती है। हालांकि मेवाड़, जैसा कि जगदीश शर्मा जी ने कहा, यहाँ से इस प्रदेश का शासन चला, यहाँ से मुख्यमंत्री बने, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता ने भरपूर समर्थन दिया, बहुमत दिया, प्रचंड बहुमत दिया। उसके बाद बीजेपी को भी पूरा मौका दिया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के रहते हुए तीसरे राजनीतिक दल की संभावना बनी। वो जो संभावना है उसमें आम आदमी पार्टी, योगेंद्र गुप्ता जी, कितनी अपने लिए आप वहां पर देख रहे हैं उम्मीद? देखिए मीरा जी, आप जो रीजनल वाइज बात कर रही हैं, हमारी तो राजनीति करने का तरीका ही दूसरा है। ये जातियों को बांटकर जातियों को कैसे साधा जाए, रीजन को बांटकर रीजन कैसे साधा जाए, उसके अंदर वहां से वोट कैसे प्राप्त किए जाए, वहां पर विजय कैसे प्राप्त की जाए, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की परंपरागत राजनीति है। हमारा कहना दूसरा है। अगर आप शासन कर रहे हैं तो आपको समग्र रूप से शासन करके और सभी वर्गों के, सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास की बात करनी चाहिए। अगर आप सभी क्षेत्रों के समान रूप से विकास की बात करेंगे, सभी जातियों के समान रूप से विकास की बात करेंगे, सभी धर्मों के समान रूप से विकास की बात करेंगे, तो फिर शायद आपको सवाल पूछना ही नहीं पड़ेगा कि बागड़ को कैसे जीतना है, या पूर्वी राजस्थान को कैसे जीतना है, मेवाड़ को कैसे जीतना है, या किसी और को क्या जीतना है। तो हम इस वाले शब्द पर यकीन ही नहीं करते। हमारा मानना ये है कि कोई भी दल शासन में आता है उसको समान रूप से योजनाएं बनानी चाहिए, क्योंकि जो इंसान की बेसिक जरूरतें हैं मीना जी, वो हर इंसान की एक ही है। वो बांगड़ का होगा, वो वांगड़ का होगा, वो पूर्वी राजस्थान का होगा, वो दक्षिण, वो सबकी एक होगी। योगेंद्र जी, आपकी बात बड़ी अच्छी है, सैद्धांतिक रूप से, आदर्शात्मक रूप से, लेकिन व्यवहारिक जो है वो ये है कि राजस्थान ही नहीं, पूरा देश हमारा, भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हिस्सों की अलग अलग है। इसीलिए हमारे इस प्रदेश को भी जो बांटा गया है संभाग वाइज, डिवीजन वाइज जो अभी है, इससे पहले मेवाड़ मारवाड़ जो रीजनल स्ट्रक्चर था, मेवाड़ आपके लिहाज से, आम आदमी पार्टी के लिहाज से, इस चुनाव में मेवाड़ की जरूरतें क्या है? आपको क्या लगता है, आप 2023 में मेवाड़ की जनता से क्या वादे कर रहे हैं कि आपको अगर जनता समर्थन दे तो आप उनके लिए, उनके बुनियादी जीवन में क्या परिवर्तन ले आएंगे? वही तो मीना जी मैं आपको कह रहा हूँ। अब मेरा अगला जो सेंटेंस वो यही वाला है कि बुनियादी जरूरतें पूरे राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में व्यक्ति की समान है। देखिए बुनियादी जरूरतें है क्या? आपको सबसे पहले शिक्षा चाहिए। तो शिक्षा को कैसे बांट सकते हैं कि मेवाड़ को अलग शिक्षा चाहिए और पूर्वी राजस्थान को अलग शिक्षा चाहिए? सबको समान, हम तो कहते ही है, एक देश एक शिक्षा। सबको समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, वो किसी भी क्षेत्र का बच्चा हो, उसको अच्छे स्कूल मिले, अच्छे टीचर मिले, अच्छा इंफ्रा मिले और अच्छे रिजल्ट आए। इसको कैसे बांट सकते हैं भौगोलिक रूप से आप? अब लीजिए स्वास्थ्य की बात, आप कैसे बांटेंगे कि मेवाड़ के व्यक्ति को अच्छे हॉस्पिटल चाहिए और पूर्वी राजस्थान के हॉस्पिटल नहीं चाहिए? ऐसा हो सकता है क्या? पूर्वी राजस्थान में जो रहता है उसको भी अच्छी चिकित्सा सुविधा चाहिए और मेवाड़ में रहने वाले को अच्छी चिकित्सा चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं समग्र रूप से चिकित्सा व्यवस्था समान रूप से होनी चाहिए। कोई गरीब का व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, अस्पताल में जाए, उसको अच्छे डॉक्टर मिले, समान रूप से ठीक है, चिकित्सा मिले, आम वहां आदमी पर दवाइयां पार्टी मिले। बुनियादी मुद्दों पर अपना ध्यान पूरे मेवाड़ और नहीं बल्कि राजस्थान की जनता का लाना चाहती है। ठीक है हाँ, योगेंद्र हम जी, मुझे हम आपकी ये बात समझ में आई। मैं अंत कृष्ण में बात कुमार खत्म कर जानू रहा जी, हूँ। जी मीना कृष्ण जी, कुमार जानू जी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आज क्या देकर जाएंगे मेवाड़ को, संदेश और सौगात? प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा में यही संदेश होगा कि 4.5-5 साल में राजस्थान जिस प्रकार की आपसी खींचतान का शिकार रहा, जनता जो है विकास कार्यों से महरूम रही और जनता राजनीति के उस स्तर को देखती रही जिस स्तर का अवलोकन करने की हर किसी को अपेक्षा नहीं होती है, वो अवलोकन जनता को करना पड़ा। कुल मिलाकर के कांग्रेस की नूरा कुश्ती ने ये 5 साल राजस्थान की जनता के बर्बाद किए हैं और उस बर्बादी से आगे उभरा कैसे जा सकता है उसका रोड मैप प्रधानमंत्री जी राजस्थान में विशेष करके मेवाड़ अंचल में रखकर जाने वाले हैं। क्या है वो रोड मैप, कृष्ण कुमार जानू जी जरा बताएंगे प्लीज? जी सीधे तौर पर रोड मैप यही है कि राजस्थान में जिन बुनियादी चीजों की जरूरत है, किसान को बिजली की जरूरत है,
खेत को पानी की जरूरत है, विद्यार्थी को रोजगार की जरूरत है। सरकार रूपी संस्था ने विगत 5 साल में जिस प्रकार इन तीनों चारों चीजों को धूल दूषित किया है, उसमें जो एक डबल इंजन की सरकार बनेगी तो केंद्र राज्य का समन्वय बन करके राजस्थान में उन योजनाओं को चरितार्थ किया जा सकेगा। जिन सपनों के साथ 14 से लेकर अब तक मोदी जी काम करते आए हैं, वो सपने राजस्थान में भी फलीभूत होंगे। ऐसा अवसर राजस्थान में बन रहा है, आपकी मीडिया रिपोर्टिंग बता रही है। आप भी उन्हीं बुनियादी मुद्दों की बात कर रहे हैं जो कि योगेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं। पूरे देश के लोगों को क्या चाहिए? बिजली चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। ये बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर आप काम करेंगे। 2023 का चुनाव भी इन बुनियादी मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। भीमराज जाखड़ जी, बुनियादी मुद्दों को एड्रेस करने की आपकी सरकार ने जो कोशिशें की, यहाँ पर जो दो प्रमुख राजनीतिक दल, खास करके बीजेपी, प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और अपनी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी, ये दोनों कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने पिछले 5 साल में बुनियादी मुद्दों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए जनता जो है वो इनको वोट देगी। प्रधानमंत्री के आने से वहां पर आप कितना, आपकी पार्टी के जो लोग हैं वहां पे, आपकी पार्टी के लोगों का फीडबैक क्या है उदयपुर से, मेवाड़ से, भीमराज जी? मीनू जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी पहले भी आए थे, 2014 से भी आते रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और राजस्थान की एक कहावत रही है कि पधारो हमारे देश, आए, अच्छी बात है। बट बात अब बुनियादी मुद्दों की आती है तो मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी तो 2014 में भी कह के गए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ गए रोजगार? 15-15 लाख बोला था, कहाँ गए? किसानों की आय दोगुनी होगी, कहाँ गए? कहाँ महंगाई कम होनी थी, कहाँ गई? तो उन मुद्दों पे ये जवाब नहीं देंगे क्योंकि तो वो सवाल। आपको लगता है 2014 से 2010 में मोदी जी ने भी कुछ नहीं किया और बीजेपी को लगता है 2018 से 2023 तक आपने कुछ नहीं किया? तो भीमराज जी, अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। भीमराज जी, 28 सीट है, आप कितनी सीट समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी निकाल पाएगी? मैडम, पहले वाले सवाल पूरा कर दूं? वो तो रिपीट करेंगे आप वही बातें जो पहले करते रहे हैं, इसलिए कोई फायदा नहीं है। अच्छा, फायदा तो मैडम चलो ठीक है मैडम। 28 में से करीबन 17 से 18 सीट हम लोग जीत रहे हैं। 17 से 18 सीट का आधार क्या है और जो बाकी आप जीत नहीं रहे हैं उसकी क्या वजह है? मैडम, उसके अंदर 17 से 18 सीटों का आधार जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो, और जो सरकार द्वारा किए गए कार्य, और जो हमारा आगे का फ्यूचर का रोड मैप है, और 7 गारंटी जो हमने आगे जनता के लिए रखी है, वो उसी के आधार पे हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। तो वो जो 10 से 12 सीट आप समझ रहे हैं, वो वही सीट है जिन पे आप पहले भी 2 बार 3 बार हार चुके हैं, लगातार हार रहे हैं? वो मैडम 10-12 सीट वही है? उनका अभी क्लियरेंस अभी नहीं किया गया। वो क्लियरेंस मैडम कल या परसों जाए, क्योंकि आज लास्ट डेट थी, और कल और 1-2 जो बाकी थे उनको भी मनाने का काम पेंडिंग है, वो भी हो जाएगा, तब अपने सारा आपको क्लियर हो जाएगा। जी, कृष्ण कुमार जी, आप कौन सी सीट पर देखते हैं खुद को मजबूत पूरे 28 सीट में से? बीजेपी जी, 28 के 28 सीट पर भाजपा जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। हो सकता है कुछ सीटों पर भाजपा का जो जनाधार है उसमें किसी प्रकार का कांग्रेस ने जो राजस्थान में जातियों के आधार पर निगम आयोग बोर्ड बना करके खेल बिखेरा है उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस विश्वास के साथ चुनाव लड़ रही है कि 2013 में जितनी सीटें हम लेकर आए थे इस बार उससे ज्यादा सीटें लेकर पूरे राजस्थान में आएंगे। प्रधानमंत्री जी जिस क्षेत्र में आ रहे हैं वहां का परिणाम बहुमत के साथ और 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। तो अभी जो स्थिति है आपकी, इस स्थिति को आप 28 तक ले जाने के लिए अभी कितनी सीट आपकी, जानू जी? अभी जो ये बातें तो आंकड़े की हैं और आंकड़े की बातें मीना जी के सामने रखने की जरूरत नहीं है, वो आंकड़ों का खेल बहुत अच्छे से जानती हैं। मीना जी, वर्तमान में हमारे पास पूरे राजस्थान में 73 सीट आई थी, अभी हम 70-71 पर बैठे हैं और निश्चित रूप से जब भी हम सत्ता में आए हैं बहुमत के साथ आए हैं। कांग्रेस जब भी सत्ता में आई है 99, 98, 97 के साथ आई है। ये अतीत का इतिहास है और आने वाले इतिहास में मीडिया का सर्वे बता रहा है कि हम 125-30 से ऊपर सीट लेकर सत्ता में आने वाले। जी,
तो अभी आप कांग्रेस की तुलना में मजबूत भले ही हो, लेकिन अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने जिस तरह की स्थिति बयां की है, गुलाब चंद कटारिया जी के वहां नहीं होने से और पार्टी में जो राज परिवार को आपने साथ लिया है उसके आने से, आप क्या फर्क देखते हैं कृष्ण कुमार जी? निश्चित रूप से राज परिवारों का अपना एक स्टेटस होता है, उनके बारे में जनता की एक अपनी सोच होती है, और महाराणा प्रताप के परिवार से कोई आता है तो उसके परिणाम सकारात्मक आने हैं। गुलाब जी का जो अनुभव है वो एक समय सीमा तक पार्टी के काम आया था। अब गुलाब जी हमेशा ही पार्टी की सेवा करते रहे, वो स्थिति कभी किसी व्यक्ति के साथ नहीं होती है। और वैसे भी अतीत का उदाहरण है हुईज आफ्टर नेहरू, हुईज आफ्टर इंदिरा, तो हुईज आफ्टर का जवाब समय के साथ जनता देती है। राजनीतिक दलों को उस विषय में बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं होती है, जनता परफॉर्मेंस देखती है। और भारतीय जनता पार्टी की विगत 10 साल की मोदी जी की जो परफॉर्मेंस है वो जनता के दिल दिमाग में पूरी तरह से फिट है, और उसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं इस चुनाव में राजस्थान में भाजपा ने कमल के चुनाव चिन्ह को आगे रखकर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, और मोदी जी के प्रति देश की जनता का जो विश्वास है उसका लाभ राजस्थान में भी मिलने वाला है। कृष्ण कुमार जी, वैसे तो राज परिवारों से बीजेपी का पुराना नाता रहा है। वसुंधरा राजे की माताजी से लेकर ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने बीजेपी को सींचने तक का काम किया है शुरुआती, लेकिन राज परिवारों से मोह, चाय वाले की पार्टी का राज परिवारों से मोह लगातार बढ़ रहा है। निश्चित रूप से मोह बढ़ने की बात नहीं है, सतत रूप से जो परिवार, सतत रूप से जो कार्यकर्ता, सतत रूप से लगातार बने रहना, दल बदलू नहीं होना, ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है। हाँ, राजनीति में जिस प्रकार का व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी छोड़ना, भागना, ये भी चलता रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कार्यकर्ता जब से जुड़े हैं तब से अब तक वैचारिक अटैचमेंट बना रहे, इस बात के प्रयास रहते हैं। राजमाता विजय राजे जी का लेकर लीजिए या चाहे अन्य राज परिवारों का कर लीजिए, निजी स्वार्थ के कारण कुछ लोग छिटके हैं तो वापस आए। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जो छोड़कर गया है, समय ने उसे सबक सिखाया और वो वापस आया। जी, जगदीश शर्मा जी, क्या वजह मानते हैं आप कि मेवाड़ में गुजरात से सटा हुआ जो पूरा इलाका है, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पूर्ण बहुमत देने वाली जनता को तीसरे विकल्प की तरफ जाना पड़ा, देखना पड़ा? बड़ी संख्या है इस इलाके में रिजर्व सीट्स की। मैडम, ये एक तो ट्राइबल इलाका है, आपको मालूम होगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वगैरह, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर की आदिवासी उपस्थिति बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी उस इलाके में है। तो एक तो ये रिजर्व सीटें, और रिजर्व सीटें जितनी हैं वो किस तरीके से वो उनकी पॉलिटिक्स चलती है वो आप देख ही रहे हैं। पिछले बार चुनाव में जो है आदिवासियों ने अपनी एक अलग पार्टी को मैदान में उतार दिया, और उसके 2-3 जो है एमएलए भी बन गए थे, मौजूदा इस हाउस में रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अब ये पार्टियां कितना और आगे बढ़ती हैं, कितना और जोर लगाती हैं, कितना इनके बीच में काम और हुआ है, ये देखने का सवाल है अभी तक। क्योंकि बीटीपी जब बनी थी तब भी ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पार्टी कुछ कर पाएगी। ऐसा लग रहा था कि ये केवल अपनी रीजनल आइडेंटिटी को बनाकर और वहाँ के लोगों की समस्याएं उठाकर ये लोग आगे बढ़ेंगे, उन समस्याओं का समाधान सरकार से करवाएंगे, ऐसा था। ये वही इलाका है जहाँ एक दफे आदिवासी मतलब प्रदेश बनाने की भी मांग उठ चुकी है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की कुछ हिस्से को मिलाकर मेवाड़ प्रदेश जो है अलग से बनाने की बात भी उठ चुकी है। तो यहाँ ये छुपा हुआ एक जो है तत्व यहाँ के लोगों के दिमाग में बना हुआ है, दबा हुआ कह सकते हैं आप इसको कैसे भी। लेकिन ये उठता क्यों है? ये उठता इसलिए है कि आप उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती है सरकार। उनको जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिलता नहीं है। अब हमारे यहाँ पर ट्राइबल सब एरिया पूरा डिपार्टमेंट काम करता है, जो आदिवासियों की हित में जितने भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए बनाया गया है। केंद्र सरकार से पैसा आता है स्पेशल स्कीम के तहत, वो पैसा जाता कहाँ है? क्योंकि आजादी के जमाने से चल रहा है और इतना पैसा आ चुका है कि नई धरती खड़ी करके वहां पर नई सोसाइटी डेवलप की जा सकती थी। लेकिन
दिखता नहीं है जमीन पर कि वहाँ कुछ काम हुआ है। वहाँ आज भी सिंचाई के पानी के लिए समस्या है। माही वाला अगर अपन एरिया छोड़ दें तो बाकी एरिया सिंचाई के मामले में बहुत परेशान होता है। तो वहाँ आज भी जो है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बहुत बुरी हालत है। इस इलाके से जितने गंभीर मरीज हैं वो सारे के सारे अहमदाबाद जाके इलाज कराते हैं। आप इसका अंदाजा करिए कि जो सीरियस डिजीजेज हैं, बड़े एक्सीडेंट हैं या इस तरह के केसेज हैं, उनको रेफर क्या वो खुद ही समझ लेते हैं कि या तो इसका जी, इलाज होगा नहीं। तो हुँ, एक इतना बड़ा डिवीजन होने के बाद भी यहाँ के हॉस्पिटलों की हालत ये है कि यहाँ से हुँ, लोगों को अपने मरीजों को अहमदाबाद लेकर जाना पड़ता है उनके स्वास्थ्य हुँ, लाभ के लिए। तो ये कैसी हालत होगी? यही हाल हुँ, शिक्षा का है। उदयपुर से बिल्कुल लगता हुआ एरिया है कोटड़ा, वो हुँ, पूरी तरीके से आदिवासी एरिया है। अब वहाँ बच्चों के पास स्कूल नहीं है। हुँ, अब जाकर कहीं मतलब मुझे मालूम चला है कि अब जाके वहाँ पक्के स्कूल बने हैं। तो आप हुँ, 70 साल तक ये इंतज़ार करेंगे कि आदिवासियों के बच्चों को स्कूल भी प्रोवाइड नहीं करा पाएँगे। वो झोपड़ियों और पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, ये हालत है। तो यहाँ इस जी, तरह की जो प्रॉब्लम है, उसमें हुँ, उसमें निश्चित तौर पे उसका राजनीतिक राजनीतिक असर भी पड़ता है धीमे-धीमे। ये बीटीपी जी, का विकास ही ऐसे हुआ कि मेन स्ट्रीम की पार्टियाँ उनके लिए कुछ कर नहीं पाई, कुछ कर यही नहीं कारण पाए। भीमराज जी ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, देश के हर हिस्से में हम देखते हैं कि जो नेतृत्व प्रमुख राजनीतिक धारा से अलग जब उभरता है तो उसका कारण होता है उस इलाके की उपेक्षा का होना। जिस इलाके ने कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की सत्ता बार-बार दी, उस इलाके की इतनी उपेक्षा हुई कि आज भले ही सत्ता में आपकी पार्टी इस वक्त है, लेकिन मेवाड़ के 28 में से 10 सीट आपके पास है। ऐसे में और 10 सीट में भी 10 सीट ऐसी हैं जहां पर आप पिछले 2-3 चुनाव से लगातार हार भी रहे हैं। आज हमारी कुछ लोगों से ग्राउंड पर बात हो रही थी, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि स्कीम्स का अनाउंसमेंट तो बहुत हुआ, एक के बाद एक, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। जब स्कीम का लाभ लेने के लिए लोग ग्राउंड पर पहुंचे, तो उन्हें घंटों और कई दिनों तक कतारों में खड़ा रहना पड़ा। आप भी मानते हैं ये सब तमाम कारण है, इतने करोड़ों के बजट आए आदिवासियों के लिए, केंद्र से भी, राज्य में भी, बोर्ड भी बने, तमाम प्रयास हुए, लेकिन उसके बाद भी इस इलाके की उपेक्षा के कारण ही आज कांग्रेस पार्टी की ऐसी स्थिति है इस मेवाड़ में। मैडम ऐसा नहीं है विकास नहीं हो, विकास हुए। और जहाँ आप देखोगे रोड, जब मैं खुद भी वहाँ जाडौल प्रभारी था, मैं रह के आया हूँ, देख के आया हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक चीज का विकास नहीं, विकास हर चीज का चाहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, सब चीजें। तो जितना हो पाया उतना सरकार ने किया है। और दूसरा क्या मैडम, वहाँ जो पहाड़ी इलाका है उसके अंदर साधनों का मतलब पहुंचना भी बहुत दुर्गमी होता है। जब सड़कों का जाल अब धीरे धीरे बिछ रहा है और सड़कें बनाई है, उनके रास्ते भी है मैडम, वहाँ हर उनको काम करना भी थोड़ा टिपिकल होता है। तो मैडम उसके जितना हो पाए उतना सरकार ने किया है, बजट है वो मैडम खर्च भी किया है। और हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि जो आदिवासी इलाके हैं उनको आगे से आगे जितना आगे बढ़ाया जाएगा उतना अच्छा रहेगा। चाहे स्पोर्ट्स के अंदर भी अच्छे प्लेयर वहाँ मिल सकते हैं, एग्रीकल्चर की भी वहाँ बहुत संभावनाएं होती हैं। और गर्मियों के अंदर वहाँ पानी की प्रॉब्लम जरूर होती है, पर लाइनें मैडम अब करीब करीब बिछ गई है। तो जहां तक कोशिश होती है वहां किया गया। जी, कोशिश जहाँ तक होती है वहां तक किया गया और कोशिश कितनी सफल हुई है हम देख रहे हैं। मुनीश अरोड़ा जी, आप वहां जी पर बैठ उदयपुर में जब देखते हैं उदयपुर को, वहां से आप राजधानी की तरफ भी आते हैं, उदयपुर तो दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, दुनिया भर के वहां पर्यटक आते हैं, लेकिन उदयपुर के साथ साथ जो पूरा मेवाड़ है उसे भी, उसका भी जो पर्यटन था उसे भी उभारा जा सकता था, लेकिन आदिवासियों के बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाए, हुआ उल्टा। तो प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, वहां के लोगों में किस तरह की चर्चाएं हैं मुनीश अरोड़ा जी, पूरे मेवाड़ संभाग की अगर हम बात करें, सिर्फ उदयपुर तक नहीं, कि लोग वहां पर क्या सोच रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए, प्रधानमंत्री आएंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, बीजेपी से उन्हें कितना, किस तरह की उम्मीदें हैं कि अगर परिवर्तन होता है तो उन्हें क्या चाहिए, और अगर सत्ता बनाई जाती है तो मौजूदा सत्ता ने जो कुछ किया उसमें से क्या कंटिन्यू करना चाहिए। डॉक्टर मीना जी, मैं एक चीज आपको बहुत स्पष्ट कर दूं
कि मेरे को एक तो सबका जो कंटेस्टेंट्स है उनकी आवाज नहीं आ रही थी, तो मुझे डिबेट का ज्यादा पता नहीं लगा। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी अभी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से पहले अमित शाह जी आए थे यहाँ पे, और उससे पहले जो चिंतन शिविर कांग्रेस का हुआ था वो भी मैंने अटेंड किया था, जहां से राहुल गांधी की यात्रा निकली थी पूरे देश के अंदर। ट्राइबल बेल्ट की बात करें तो मैं ये बता दूं कि हरदेव जोशी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, शिवचरण माथुर यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, हीरालाल देवपुरा यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, और बड़े नामी ग्रामी मंत्री और नेता रहे हैं। टाड़ा और माड़ा 2 स्कीम है जो ट्राइबल एरिया में चल रही हैं। ये कहना कि वहां विकास नहीं हुआ, मैंने विकास को 45 साल में होते हुए देखा है। मैं खुद भैरव सिंह जी जमाने में वहां गया था, जब भूख सूखा पड़ा था, तो हम खुद अनाज का सामान लेके गए थे पानरवा और कोटड़ा के अंदर। स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, आज आदिवासी के पास भी मोटरसाइकिल है, मगर वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, स्कूल भी बहुत खुले हुए हैं, अशोक गहलोत की योजनाओं का लाभ भी वहां पहुंचा है, बिजली भी पहुंची है। ऐसा नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ। बांसवाड़ा में महेंद्र मालवीय हो, चाहे और नेता हो, चाहे उससे पहले जोशी रहे हो, भवानी जोशी वगैरह, दयाराम परमार हो, इन सब, इधर से आपके प्रतापगढ़ के जो मंत्री नंदलाल जी मीणा है, इन लोगों ने बहुत काम किया, काम करने में कमी नहीं है, पैसा भी खर्च हुआ है, मगर जो जनजाति क्षेत्र का जो स्ट्रक्चर है, जो अभी बीच में एक आंदोलन चला था जोहार जोहार करके, जोहार का जो आंदोलन हुआ था, और उससे लेकर ये जो जगदीश शर्मा जी ने बात की थी बेलिस्तान की, ये जो उससे पहले एक स्टोरी भी छपी थी कि यहाँ पे नक्सलाइट एरिया डेवलप हो रहा है और कुछ कुछ ऐसे कैंप्स भी बने हैं। बाद में वो जाके जो रिपोर्ट आई है उसमें वो चीज को डिनाई कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर जो जनजाति क्षेत्र का स्ट्रक्चर है उसमें बहुत परिवर्तन आया है, डेवलपमेंट दिख रहा है। अशोक गहलोत की योजनाओं का भी डेवलपमेंट है, लोगों के तक गारंटी कार्ड पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी इससे पहले काम किया, उसके गुलाब चंद कटारिया ने 1.5 लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल पर यात्रा की है इस क्षेत्र की। तो ये कहना कि विकास नहीं हुआ, विकास तो पूरा हुआ है, मगर जो उनका जो, मैं आपको एक मिठालाल जी मेहता चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, जो पहले अपने जनजाति आयुक्त हुआ करते थे उदयपुर में, उनके साथ मैं गया हूं, मैंने देखा है जनजाति की जो आइडेंटिटी है, मेन काम है उसको कायम रखना, उसको कायम करने की सरकार की मंशा है, ताकि उनका जो स्ट्रक्चर वो अगर पूरा ही शहरीकरण कर दिया गया वहां पे तो उनका अमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा और वो पूरी तरह से उसमें परिवर्तित हो जाएंगे। रही अभी मैंने कल ही पूछा था इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात, ये कमी जरूर है कि उनके रोजगार के साधन जो होने चाहिए थे वो अभी वहां पे उतने डेवलप नहीं हुए। वहां का यूथ रोजगार से भी इस काम के लिए अहमदाबाद या बाहर जा रहा है। और आदिवासी में एक सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिल रही है कि अगर उनको एक बार अनाज उनके पास हो जाता है या खाने पीने के साधन हो जाते हैं तो वो दूसरे दिन काम पे नहीं आते हैं जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाता। ये एक जनरल टेंडेंसी है जनजाति की, तो उस टेंडेंसी को आप चेंज भी नहीं कर सकते। उनका जो रहने का तरीका है, उनका जो खान पीन का तरीका है, जो उनका पहनावे का तरीका है, मैंने उसको बहुत अच्छे से नजदीक से देखा है। यहाँ उदयपुर में एक TRI है जहाँ पे ट्राइबल के बच्चे आए, काफी लोग अब उसमें से RAS भी बने, टीचिंग में भी आए हैं, नर्सिंग में भी आए हैं, काफी आगे बढ़ रहे हैं। ये कहना कि विकास नहीं हुआ, विकास तो हुआ, मगर जो एक प्रवृत्ति जो है हमें मुफ्त में मिले, जब तक मुफ्त में मिलता है हम आराम से रहेंगे, मुफ्त में मिलना खत्म हो गया तो हम बाहर आएंगे। ये और दूसरा, ये जो राजनीतिक दल है उन्होंने उनके बाद में ये एक मानसिकता पैदा कर दी है कि हम इस तरह से आपको मुफ्त में देते, क्योंकि जब मैं सामान लेके गया था तो 6 बजे बाद महावीर भगोरा थे जिन्होंने संसद में नोट लहराए थे, वो मेरे साथ थे। उस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि अब 5 बज गए हैं, आपका ट्रकों का माल यहाँ छोड़ दो और निकल चलो, वरना आपको भी लूट लेंगे और ये सामान तो लूटेगा ही लूटेगा। मेरे पास 3 ट्रक थे सामान के, जिसमें इतना बढ़िया क्वालिटी का माल था, हम चाह रहे थे सबको जनजाति को दें, मगर वो लूट के डर से हमें आना पड़ा। आज भी आप अगर इस सिरोही से आए तो रात में उनके पास जो तरीका होता है वो अटैक कर देते हैं, लूटने की प्रवृत्ति पे आते हैं। और सबसे बड़ी बात है जनजाति की, एक चीज मैं और बता दूं कि जनजाति कभी
भीख मांग के नहीं खाती। वो कहते हैं अगर हमने आपको लूटा भी है तो मार के लूटेंगे आपको। ये भी एक प्रवृत्ति है उसमें। अगर आपने कह दिया चल यार जी, इस प्रदेश की सरकारों ने मुनीश अरोड़ा जी उनको जी उस अवस्था से बाहर निकालने का प्रयास ही नहीं किया। उन तक पहुंचकर कानून व्यवस्था को उनको समझाया ही नहीं। उनके बच्चे एजुकेट होते, उनके पास वापस जाते तो उन्हें समझ में आता कि लूटना जो है हमारी आज की सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। एक समय था जब गए जंगल में शिकार किया, जहां पर जगह मिली पकाया खा लिया। आप अनाज के बदले जो कुछ भी मिला वो ले आए, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चला। आज तो वैसा नहीं है ना। आज हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। आज हम जिस तरह की कानून व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में जी रहे हैं, अगर वहां तक वो पहुंचा होता तो ऐसे हालात बदल गए होते। आज भी वो लोग उसी हालात में जी रहे हैं। जी डॉक्टर मीना जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा एनजीओ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 665 से ज्यादा एनजीओ इस एरिया में काम कर रहे हैं, जहां से विदेशी फंडिंग आया करती थी। ईसाई मशीनरीज भी यहाँ पे काम कर रही हैं, वनवासी कल्याण परिषद भी यहाँ काम कर रहा है काम, और वो पैसा भी लग रहा है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं लग रहा, उनकी जो पद्धति है, जीवन पद्धति, उनको बदलने के प्रयास नहीं हो रहे। मगर जो राजीव गांधी कह गए थे, 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचता है। तो ये जो एनजीओ का अब हालांकि मोदी जी ने अब लगाम लगाई है, जिस तरह से पैसा आ रहा था उसके ऊपर चेक पॉइंट किया है। सेवा मंदिर यहाँ पे काम कर रहा है, बहुत से एनजीओ काम कर रहे हैं, हम उनके नजदीक से जानते हैं, हमने उनके डेवलपमेंट स्कूलों को देखा है। अब स्कूलों में हालत ये है कि अब कहते हैं तो फिर बहुत अजीब सी स्थिति होती है। दूसरे राज्य के दूसरे हिस्सों से लोग वहां टीचर बनते हैं, आके 2 साल का पीरियड होता है और यहाँ से ट्रांसफर करा के चले जाते हैं। अब जब से टीएसपी एरिया बना है, अब यहाँ के लोगों के लिए अलग से रिजर्वेशन हुआ। मीना और मीना की लड़ाई, जितना भी बड़े टॉप लेवल पे जो मीना की लड़ाई थी, तब भीखाभाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हुआ करते, जनजाति मंत्री रहे, और उनसे साथ भी मैं बहुत घुमा हूं वहां पे। तो जो आईएएस है, आरएएस है, उसमें जो आरक्षण का जो तक है, वो सब अब भरतपुर और इस साइड के मीना लेके चले गए, और यहाँ के जो मीनाओं को जो मिलना चाहिए था वो उनका बेनिफिट उनको नहीं मिल सका। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, और उसको लेकर अभी संविधान में भी संशोधन या शब्दों में संशोधन कुछ किया गया है शायद, उसके बारे में मेरे पास पूरा क्लेरिफिकेशन नहीं है। इस बात को लेकर के जो ट्राइबल एरिया को मैंने बहुत अच्छे से देखा। और दूसरी बात और बता दूं मैं आपको कि डूंगरपुर से लेकर रतलाम तक की लाइन के लिए सोनिया गांधी के टाइम पे बात हुई थी, वो आज तक नहीं बनी है। वो उसके लिए जमीन देनी थी, वो राज्य सरकार की जमीन थी जो केंद्र सरकार को देना था, वो आज तक। उदयपुर से मारवाड़ की जो अरोड़ा जी, ऐसे में प्रधानमंत्री वहां पर आकर साल में 3 बार, 5 साल में 5 बार आकर वहां पे ऐसा क्या कर देंगे कि उदयपुर और मेवाड़ की जनता, पूरा ये जो आदिवासियों का इलाका है, ये बीजेपी को बहुमत दे, वोट दे या बीजेपी की सुने? एक चीज बता दूं मीना जी, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था और उससे पहले भी कहा था, अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा चेंज किया कर्नाटक इलेक्शन के बाद में। मोदी जी बार बार कह के गए, जयपुर में भी बोला था, अब की बार कमल के निशान पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। मोदी जी के चेहरे पे भी इलेक्शन नहीं है, पार्टी को उसका आगे किया गया। वसुंधरा राजे को भी बैक साइड में कर दिया गया है, वो प्रभावी चेहरा थी। उनके 2 सिपह सालारों को भी हटा दिया गया, यूनुस खान और प्रणामी को। कैलाश मेघवाल बागी होके शाहपुरा से अलग से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मेवाड़ के अंदर मेवाड़ के अंदर हाँ, मेवाड़ में बीजेपी के चेहरों मैं वही बात पे आ रहा हूँ। कटारिया जी ने यहाँ की जनता, जो जितने भी क्षेत्र है उसको पर्सनली जाके देखा है। एक एक क्षेत्र पे उनका प्रभाव था, एक एक स्टेट के विधायक जो वर्कर्स हैं। और सबसे बड़ी एक चीज बता दूं मैं आपको कि जनजातीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री एक मैसेज देना चाहते हैं। हालांकि मानगढ़ धाम को लेकर राष्ट्रीय स्मारक बने, इसको लेकर कांग्रेस ने उनको घेरा है, और अभी अशोक गहलोत ने घोषणा की कि मैं इसको राष्ट्रीय स्मारक बनाऊं। अशोक गहलोत से मेरी खुद की बात हुई थी, उन्होंने कहा अगर प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तो मैं उसको बनाऊंगा, और उन्होंने विधानसभा में 1 करोड़ की इसकी घोषणा भी की है। अमूलचूल परिवर्तन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है।
वो ये उसकी जो, और सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी खुद इलेक्शन नहीं लड़ती, उसका जो नर्वस सिस्टम है वो इतना मजबूत है ट्राइबल एरिया में। वो तो अलग बात है कि बीटीपी, बाप और इस तरह की पार्टियों के आने से वोट बैंक की जो कर जाते हैं वोट, उससे वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं। आप मुनीश जी वहां ग्राउंड पर आम आदमी पार्टी की क्या तस्वीर देख रहे हैं? बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है। हमको पार्टी को मैंने पिछले 4 साल से कवर किया। उन्होंने तो उदयपुर में जो पुराने वर्कर थे उन्हीं को ही चेंज कर दिया, जिन्होंने अपना आप पार्टी को जमाया था उनको पूरा का पूरा चेंज कर दिया वहां पे। अब नए लोग आए, उनको उतनी पकड़ नहीं है, उतना अभी तो प्रचार में भी नहीं है वो लोग, प्रचार प्रसार में भी कहीं नजर नहीं आ रहे। कोई उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई उनकी क्या रीति नीति है वो भी नहीं है। बस एक बात सुनी थी कि शायद केजरीवाल जी कोई उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह बात करेंगे। अभी आम पार्टी यहाँ पे मेवाड़ में पूरा तरह से प्रभावी नहीं है। और मुनीश जी कांग्रेस के चेहरे इस वक्त, कांग्रेस के चेहरों की आप क्या स्थिति देख रहे हैं? मजबूत चेहरे जो कांग्रेस के मेवाड़, पूरे मेवाड़ में अपनी छाप छोड़ पाए। महेंद्र मालवीय है कांग्रेस के, अर्जुन बामड़िया है, रघु मीना है, गिरजा व्यास है, हालांकि वो सपोर्ट कर रही है। गौरव वल्लभ को लाए मगर गौरव वल्लभ पे एक छाप लगी हुई है कि वो भारी है, प्रोफेसर है मगर वो भारी है, उनकी पूरी पकड़ नहीं है। इधर से सीपी जोशी है जिनके सामने राज परिवार को, विश्वेंद्र सिंह को उतारा गया है। उसके अलावा प्रीति शक्तावत गुलाब सिंह जी की पुत्र वधू है। उसके अलावा मनीष जी सीपी जोशी के चुनाव की क्या स्थिति है? सीपी जोशी का बहुत बड़ी पकड़ है, उन्होंने काम किया हुआ है। अब ये देखना है कि नेक्स्ट जो 15 दिन है, 10 दिन है, उसमें राजपूत बनाम अदर्स का कितना इफेक्ट आता है, महाराष्ट्र का कितना इफेक्ट गांव के अंदर था, भारत कितना दौरा करने में सफल होते हैं, वो डिपेंड करेगा। वरना सीपी जोशी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, 3 साल से मैं उनकी राजनीति को कवर कर रहा हूँ। सोनिया गांधी भी उनके आई थी, चिंतन शेवर भी उनका मैंने देखा था। सीपी जोशी ने बहुत ज्यादा काम कराया है, उनकी अच्छी पकड़ है, उनका अपना एक पूरा नेटवर्क है जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। सीपी जोशी कितनी पहचान पूरे मेवाड़ में बनाने में अब तक अपने प्रदेशाध्यक्ष की भूमिका में सफल हुए हैं? बहुत कम टाइम मिला उनको, अच्छे वर्कर है, लोगों से जुड़ना चाहते हैं, मगर जिस तरह से उनको लाया गया लास्ट मोमेंट के ऊपर, इतना कम समय मिला कि उनको थोड़ा सा समय और पहले मिल जाता तो शायद वो बहुत ज्यादा प्रभावी होते। ये अभी तो उनके खुद के क्षेत्र में चित्तौड़ में ही 12 वो हालत खराब हुई पड़ी है, आकिया की और नरपत सिंह राजवी की जो लड़ाई चल रही है वो। इसके अलावा मावली में जो टिकट दिया, कांग्रेस के जितने नाम आपने लिए, बीजेपी के जो नाम है, आम आदमी पार्टी का तो पूरा वर्कर का टीम ही चेंज हो गया, आपका कहना है। महेश शर्मा जी, ये जो नई लीडरशिप है, ना तो कांग्रेस के पास मेवाड़ में ऐसा चेहरा है जो पूरे मेवाड़ पे पकड़ रखता हो, ना ही बीजेपी में अभी ऐसी स्थिति में कोई है, क्योंकि गुलाब चंद जी तो आ नहीं रहे हैं, तो अब ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो पूरे मेवाड़ में अपना असर डालता हो। तो ऐसे में प्रधानमंत्री आकर, क्योंकि प्रधानमंत्री पड़ोसी राज्य गुजरात से आते हैं, प्रधानमंत्री की जब संगठन में काम करते थे तब भी उनका यहाँ इस इलाके में थोड़ा आना जाना रहा है, तो ऐसे में उनके आने से, क्योंकि लीडरशिप क्राइसिस एक बहुत बड़ा इस वक्त हम तस्वीर देख रहे हैं मेवाड़ में, आपको लगता है महेश जी? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये देखिएगा कि जो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, उनका व्यक्तित्व तो बना था, लेकिन उन्हें इतना प्रभावशाली नहीं होने दिया गया है। ये भी है कि पार्टी की अंदरूनी राजनीति रही है। वो सांसद रहे हैं भीलवाड़ा के, और वो नाथद्वारा से लड़ते रहे, एक वोट से भी हारे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी मतलब खुद की जो है कांग्रेस में कि सुखाड़िया, देवपुरा जी और जो जितने भी जो हरदेव जोशी, उनके बाद में एक तरह से एक शून्यता सी आई थी, उसको ये कभी पूर्ति कर सकते थे। अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल कम मिला। तो ये वाली जो बात है मुनीष जी की, मैं बात से इस बात पर सहमत हूँ कि उन्हें कार्य करने का अवसर नहीं दिया गया। जब भी दिया गया उनको ऐसी स्थिति में डाल दिया गया कि बड़ी स्थिति, उनकी स्वयं के व्यक्तित्व को उभरने नहीं दिया गया। एक वोट से हारना, और जितनी उन्होंने योजना भीलवाड़ा में जो की है, उन योजनाओं का बंद हो जाना, तो एक तरह से कई
मतलब चीज है। और फिर व्यक्तित्व व्यवहार पे भी डिपेंड करता है। व्यवहार क्या था, तो कुछ व्यवहार को लेकर के भी उनसे एक प्रश्न उठते हैं। अब बीजेपी में गुलाब चंद कटारिया, गिरजा व्यास है, गिरजा व्यास भी उठने की कोशिश की थी, लेकिन उनका व्यक्तित्व भी इतना नहीं बन पाया। तो कांग्रेस में व्यक्तित्व का अगर कहीं है तो वो बाहर का तो व्यक्तित्व है, लेकिन यहाँ का खुद का व्यक्तित्व सुखाड़े देवपुरा इनके हरदेव जोशी के बाद में इतना प्रखर रूप से नहीं बन पाया। और इसी तरह से अब ये गुलाब जी के जाने के बाद बीजेपी में जो व्यक्तित्व है उसके लिए संकट है। इसे ध्यान में रखते हुए इनको सीपी जोशी को सांसद और इसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया गया है, और स्वयं मतलब क्या कहते हैं मोदी जिसे को उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं जहां तक समझ रहा हूँ कि एक नया वो व्यक्तित्व उभारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये व्यक्तित्व उभारने की कोशिश है। अब उसमें सीपी जोशी कितने वो स्वयं के जो है ना वो उनका वो उनकी कार्य प्रणाली और उनको संगठन की क्षमता पर निर्भर करती है, क्योंकि वो भी कांग्रेस से ही निकले हुए हैं। जी, वो भी कांग्रेस से ही निकले हुए हैं। तो हाँ, ऐसे सूरत में उन्हें कितना सपोर्ट मिलता है, और यही कारण है कि वो आज जो है जो भी ये देखते हैं कोई सा भी दल हो, वो ये देखने एक कुछ तकनीकी परेशानी से जूझ रहे हैं। जगदीश शर्मा जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। सीपी जोशी वर्सेस सीपी जोशी, इस वक्त आप बीजेपी और कांग्रेस के इन दो प्रमुख नेताओं को अगर राजस्थान में, क्योंकि मुद्दा ये है कि पूरे मेवाड़ से ऐसा चेहरा जिसे पूरे राजस्थान में जाना जाता हो, पूरे मेवाड़ में पहचान हो, तो ये दो चेहरे अभी, एक युवा चेहरा सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर, क्योंकि एक तो वो इतने युवा है, उनकी उम्र है, प्लस उनकी पार्टी में इस वक्त जो आला कमान का एक जबरदस्त जो जिस तरह का व्यवहार है, उसमें किसी का भी ऊपर आना पनपना। यहाँ पे कांग्रेस में सीपी जोशी को एक वोट से जो हार थी वो भी अंदरूनी कांग्रेस का नतीजा बताया गया बार बार। इस वक्त भी जब अशोक गहलोत के सामने कमजोर कैंडिडेट है, वसुंधरा राजे के सामने कमजोर कैंडिडेट है, तुलनात्मक रूप से राज परिवार का चेहरा सीपी जोशी के सामने उतारा जाना, तो ये जो तस्वीर है जगदीश शर्मा जी, क्या इस चुनाव के बाद मेवाड़ में, और उनकी उम्र भी है, तो ऐसे में जो लीडरशिप क्राइसिस है वो एक बहुत बड़ा कारण है कि मेवाड़ की जनता एक असमंजस की स्थिति में इस वक्त आप पाते हैं? मीना जी, इसका कारण ये है कि जो लीडर होते हैं अपने इलाके में या अपनी पार्टी में, वो सेकंड थर्ड लाइन तैयार करने में हिचकिचाते हैं, करते ही नहीं है। ये सब भी लीडर ऐसे ही बने हैं ना। और अब ये जो कोशिश हो रही है कम से कम भारतीय जनता पार्टी में, तो वो ये हो रही है कि जैसे आपने देखा होगा कि ये अनाउंस किया कि मोदी के चेहरे पर या कमल के फूल के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि अब लीडरशिप डेवलप करेंगे नए सिरे से। और ये भी बहुत अरसे तक चर्चा रही कि वसुंधरा राजे जी को एक तरफ कर दिया गया है, फलां जो भी है। और यही हाल आप कांग्रेस पार्टी में देख लीजिए। एक छोटा सा उदाहरण है सचिन पायलट का ही। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में ये अगली लीडरशिप की तो लड़ाई थी कुल मिलाकर। सचिन पायलट को उठने नहीं दिया अशोक गहलोत ने, सारी कोशिशों के बावजूद। जी जी, ये इस बार की एक स्थिति टाइम है, था, और इससे पिछले टेन्योर की अगर हम 2008 से 13 की बात करें तो उस समय जिस तरह के हालात थे, और सीपी जोशी जो चुनौती बने हुए थे अशोक गहलोत जी के लिए, वो एक अपने आप में मुद्दा था। बहरहाल, भीमराज जाखड़ जी, कांग्रेस पार्टी के पास भी मेवाड़ में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसे मेवाड़ की स्वीकार्यता हो, जो निकल जाए तो पूरे मेवाड़ के रास्तों में उसका जो है अपने अपने जिले में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो नाम आपने अपने मंत्रियों के गिनाए हैं वो वहां तक ठीक है, लेकिन क्या कारण है कि पूरे मेवाड़ में सीपी जोशी जी भी अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर निकल नहीं पाते हैं, या निकलने दिया नहीं जाता है अंदरूनी राजनीति की वजह से?
मैडम कांग्रेस के अंदर सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ताकि जो कार्यकर्ता या नेता अपने एरिया के अंदर हैं वो अपने एरिया के अंदर काम करें और अच्छी तरीके से काम करें। इसीलिए तो, वरना तो किसी एक को तो दे दिया जाए तो फिर दिक्कत ही कहाँ होती, फिर तो चुनाव लड़ इतना जोर ही नहीं है ना, कि मेवाड़ में हो गया, मारवाड़ में हो गया, शेखावटी में हो गया, बीकाना में हो गया और ब्रिजभूमि में हो गया और ढूंढाड़ में हो गया। ऐसा नहीं होता, डिसेंट्रलाइजेशन है लोकतंत्र में, उसी हिसाब से चुनाव होता है और कांग्रेस उसी हिसाब से चुनाव लड़ती है। ठीक है, बिल्कुल मानिए आपकी बात। कृष्ण कुमार जानू जी, हेमराज जी उस इलाके की बात कर रहे हैं जहां से मुख्यमंत्री आए और कह रहे हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है लीडर की। आपको भी लगता है कोई जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री नहीं, आने की? एक लीटर भी नहीं मैडम, मैंने प्रधानमंत्री को डिसेंट्रलाइजेशन चुनाव नहीं कहा। जिता के ले जाएंगे। प्रधानमंत्री की आपको भी चुनाव जिता देंगे कृष्ण कुमार जी। आपके यहाँ भी लीडरशिप पे ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो पूरे प्रदेश को एक साथ, पूरे मेवाड़ इलाके को पूरा एक साथ बांध ले? जी, हमारे पास मुख्यमंत्री के दावेदार लोगों की सूची मीडिया ने भी 10-12 की बना रखी है। मेवाड़ में मोदी जी के बार बार आने का सीधा सा कारण है कि मोदी जी जनता से इंटरेक्ट बहुत करते हैं और मेवाड़ की बड़ी संख्या में मजदूर गुजरात में काम करने जाते हैं। मोदी जी के काम को देखा है, उन पर भरोसा है और मोदी जी मेवाड़ की सभाओं में जो कह रहे हैं उसे पब्लिक मान रही है और यही कारण है कि इस बार मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो परिणाम देंगे। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष अपने जिले में भारी विरोध झेल रहे, पूरे प्रदेश में क्या परिणाम देंगे देखेंगे। योगेंद्र गुप्ता जी, योगेंद्र जी आपके यहाँ तो पूरी टीम ही बदल डाली, सारे घर के बदल दिए। नहीं देखिए, ये कहना ठीक नहीं है सारे घर के बदल दिए। चूंकि नई पार्टी है, नई तरीके की रणनीति है, नई तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और उन लोगों से मुकाबला है जो खांटी राजनीति करते हैं, जिनके पास धन बल है, अथाह पैसा है, पैसे के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए स्वाभाविक बात है कि हम उसी तरह के लोगों को ले रहे हैं जो अपनी स्वच्छ राजनीति करते हुए इनसे मुकाबला कर सके। और जहां तक एक बहुत सवाल बहुत चूंकि बार शुक्रिया, बार बहुत आप, बहुत हाँ, शुक्रिया योगेंद्र मीना गुप्ता जी जी, बार बार एक उठा रही हैं। महेश शर्मा जी, भीमराज जाखड़ जी, कृष्ण कुमार जानू जी और जगदीश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल धन्यवाद। मिलाकर जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि मेवाड़ की धरा पर देश के प्रधानमंत्री को बार बार इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास नेतृत्व मेवाड़ में ऐसा नहीं है कि 28 के 28 सीट पर एक इशारा करें मेवाड़ का एक बड़ा नेता बीजेपी के लिए और वो इशारा काम करे। कांग्रेस की स्थिति भी वैसी ही है, इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री को भी 11 यात्राएं हाल ही में एक के बाद एक के बाद एक करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास भी मेवाड़ में जो चेहरा है उसे चेहरे को बड़ा नहीं बनने देने के लिए पूरी ताकत लग रही है और मुख्यमंत्री जो है वो अपने चेहरे के दम पर ही मेवाड़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे में जो छोटे छोटे राजनीतिक दलों के लिए जगह बन रही है, तलाश रहे हैं, उनके लिए मेवाड़ में मेवाड़ की जनता ने बार बार उनको जगह दी है पिछले कुछ चुनाव में। तो उसका नतीजा जो है वो हमने विधानसभा में भी देखा। आज मेवाड़ में 28 सीट में से जिस तरह की स्थिति है उसमें बीजेपी बढ़त में है। तो क्या बीजेपी प्रधानमंत्री की यात्राओं से अपनी इस बढ़त को और बढ़ा पाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी अपनी अस्मिता को मेवाड़ में बचा पाएगी? इस चुनाव में ये देखना होगा नतीजों के समय। लेकिन इस वक्त चुनावी जो मुकाबला है वो काफी रोमांचक स्टेज में आ चुका है और आज 9 तारीख है। महज बस अब 15 दिन बचे हैं और इन 15 दिनों में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा हम आपके साथ लेकर आएंगे, आपके सामने लेकर आएंगे जिससे आपकी जानकारी भी बढ़ेगी, दिलचस्पी भी और आपको तस्वीर भी थोड़ी और साफ होती दिखेगी। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।